कश्मीर के हालात में लगातार सुधार हो रहा है। इंतजामिया के ऐलान पर आज श्रीनगर के 194 प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए। पहला दिन होने की वजह से स्कूलों में बच्चों की तादाद थोड़ी कम रही, लेकिन टीचर्स की मौजूदगी पूरी रही। वहीं सभी सरकारी दफातर भी कश्मीर में मामूल पर आ गए हैं, लेकिन जम्मू में इंटरनेट खिदमात लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। इंतजामिया लगातार जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हालात का जायजा ले रही है। इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर सभी हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी तादाद में तैनात कर रखा है। वाज़ेह हो कि कश्मीर में 5 अगस्त से सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद एहतियात के तौर पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे कश्मीर में लगातार हालात सुधर रहे हैं, वैसे वैसे पाबंदियों में भी छूट दी जा रही है। इक्का दुक्का एहतजाज को छोड़ दिया जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में अमन कायम है। और इन्हीं को देखते हुए आज श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 194 प्राइमरी स्कूल्स को खोला गया, लेकिन आला तालीमी इदारे खोलने का फैसला फिलहाल अभी नहीं हुआ है। तो आखिरकार 14 दिन के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई है, क्योंकि उनके स्कूल्स खुल गए हैं। 194 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल जो हैं, उनको खोल दिया गया है। हालांकि बच्चों की तादाद ज़रूर इसमें कम रही, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ये पता भी ना हो कि स्कूल्स खुल गए हैं, और ऐसा कुछ बच्चे कहते हुए भी नजर आए। लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। जो सरकारी जितने भी ऑफिस हैं, वहाँ पर तमाम मुलाजमीन के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि जम्मू में जिस तरह से कहा गया था कि इंटरनेट सर्विसेज वहां पर खोली जाएंगी, वो जो एक तरह का ऐलान किया गया था, उसको फिलहाल वापस ले लिया गया है। कुछ जगहों पर लैंडलाइन सर्विसेज खोल दी गई हैं, जहां पर लोगों ने अपनों से बातें की हैं और एक राहत की सांस ली है। और धीरे धीरे इसी तरह से जो जिंदगी है वो मामूल पर लौटेगी। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं अलग अलग तरह की, सोशल मीडिया के जरिए या अलग अलग तरीके से, उन पर भी सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक पूरा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो हालात बिल्कुल नॉर्मल होंगे, कब वहां पर इंटरनेट सर्विसेज। तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी, मेरे साथ शिवदान सिंह जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अशोक ठाकुर साहब हैं बीजेपी के लीडर के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शिवदान जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से अभी आप ये देख रहे हैं कि जिंदगी मामूल पर लौट रही है अब जम्मू कश्मीर में, और इसमें खास तौर पर श्रीनगर को अलग तरीके से देखा जाए, 194 प्राइमरी स्कूल्स खुले, बच्चे वहां पहुंचे, कि आपको लगता है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है? देखिए, मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, एक आम कश्मीरी लंबे समय से ये चाह रहा था कि हम देश की मुख्य धारा से मिले, क्योंकि विकास से कोसों दूर चला गया था एक आम कश्मीरी, और केवल कुछ गिने चुने परिवार वहां पर अपने को वेल टू डू बनाए हुए थे, जो भ्रष्टाचार और पाकिस्तान के पैसे से पल रहे थे, और वो इन आम कश्मीरी को अपने आतंक में रख करके और इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो अब इनको जो भ्रष्टाचारी हैं और जो पाकिस्तान से पैसे पर पल रहे थे अलगावादी, उन पर नकेल कसी जा चुकी है और कश्मीर भयमुक्त हो गया है। कश्मीर देश की मुख्य धारा से जुड़ गया है, इसलिए वहां के जो हालात हैं वो नॉर्मल होने ही थे, क्योंकि जब आम आदमी वहां का नॉर्मलिटी चाहता था, आम आदमी विकास चाहता था, तो वो तो पहले से ही तैयार था इस बात के लिए। मगर ये जो उनके एजेंट बन रहे थे, जो ये सामंतशाही लोग या जो अलगावादी या पाकिस्तान के एजेंट्स, वही खाली ये दिखा रहे थे कि घाटी में बहुत टेंशन है, और वो अपने एजेंटों से टेंशन क्रिएट करवाते थे। आम आदमी टेंशन क्रिएट नहीं करता था। जी अशोक जी, मुझे बताइए कि अभी हमने गुलाम नबी आज़ाद को सुना, उन्होंने कहा कि अगर तमाम चीज़ें इतनी नॉर्मल हैं तो क्यों नहीं फिर इंटरनेट को खोल दिया जाता है, क्यों नहीं फ़ोन सर्विस को खोल दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये किस तरह की खुशी दी जा रही है उन लोगों को कि जिन लोगों के लिए खुशी है उन्हें कैद किया जा रहा है। आपके वो इल्ज़ाम लगाया है गुलाम नबी आज़ाद ने। देखिए, जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर में कोई पहली बार कर्फ्यू नहीं लग रहा है, और मुझे लगता है कि 70 वर्ष में
सैकड़ों या हजारों बार वहां कर्फ्यू लगा होगा और बहुत लंबे लंबे समय तक कर्फ्यू लगा है। लेकिन उस समय जो कर्फ्यू लगता था वो दहशतगर्दों, आतंकवादियों के गतिविधियों के कारण लगता था। वहां पर हिंसा होती थी, वहां पर मारकाट होती थी। उसकी बजाय कर्फ्यू लगाने की जो वजह थी वो बिल्कुल अलग थी। आज जो कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को मुक्त करा के जो है भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है और उसको जैसा हमारे साथी एनालिस्ट ने भी कहा, नहीं जी, अभिन्न मैंने कहा कि वहाँ से जिस तरह से वहाँ पर 370 हटाई गई है और कहीं ना कहीं वो उसको मुख्य धारा से अलग रखती थी जम्मू कश्मीर को, उसको हटाने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता जो है जो लगातार मरहूम थी इस बात से, अब वो कहीं ना कहीं देश की विकास की मुख्य धारा से जुड़ने जा रही है जी। लेकिन इसको कुछ लोग नहीं चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अभी जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला करने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर जो है वो जो लाइफ है उसको नॉर्मल दिशा में ले जा रहे हैं। इंटरनेट भी खुल रहे हैं, स्कूल भी शुरू हो गए, कॉलेज भी शुरू हो जाएंगे और पूरा जो कश्मीर के लोगों का जो दैनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये कर्फ्यू जो है वो कश्मीर के अच्छे के लिए है। कश्मीर के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसके लिए लगाओ, बल्कि प्रोएक्टिव होते हुए जो है कोई इस तरह की घटना ना हो तो उसके लिए कर्फ्यू इस समय लगाया गया था। उसमें अब लगातार ढील हो रही है और जैसा कि अब हमें दिख रहा है कि कश्मीर का आम जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश है। अब वो धीरे धीरे देश की मुख्य धारा से जुड़ता जा रहा है और आने वाले समय में सरकार के इस निर्णय से कश्मीर के अंदर जो विकास की गति बढ़ेगी उससे आम कश्मीरी जो है खुशहाल होगा और जो ये 370 कहीं ना कहीं जो एक ढाल बनी हुई थी आतंकवादियों की और दहशतगर्दों की वो 370 अब हट गई है। अब वहां पर दहशतगर्दों को किसी प्रकार का कोई संरक्षण मिलने वाला नहीं है। आतंकवादियों को क्योंकि सरकार के अंदर से भी या नेताओं के माध्यम से भी और वहां के जो कहीं ना कहीं अलगाववादी थे उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं वहां पर जो आतंकवाद फैलाने वाले दहशतगर्द थे उनको संरक्षण मिलता था, अब वो समाप्त हो गया है और अब कश्मीर जो है खुशहाली की दिशा में बढ़ रहा है। ओके शिवदान जी, लेकिन लोग अब ये सवाल ही उठा रहे हैं अभी फिलहाल कि अभी भी बहुत सारी जगहों पर 144 वहां पर लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट मोबाइल अभी भी वहां पर नहीं चल रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं लोग कि क्या जब ये तमाम चीजें खुल जाएंगी वहां पर पूरी तरीके से हालात जो है नॉर्मल हो जाएंगे एकदम जैसे पहले थे, तो क्या उसके बावजूद फौज के सामने, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, पुलिस के सामने आपको नहीं लगता कोई चैलेंज सामने आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की हुई हैं। इंटरनेट के द्वारा पूरी वैली या पूरा देश पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ जाता है। तो पाकिस्तान की ISI उसने एक पूरा प्रोपेगेंडा सेल बना रखा है जो कश्मीर के अंदर इंटरनेट सेवाओं के द्वारा, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा इंटरनेट के द्वारा चलता है जी। उस सोशल मीडिया के द्वारा कश्मीर की जनता को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के उल्टे सीधे मैसेजेस, उल्टी सीधी अफवाहें और इस तरह के समाचार उसमें दिखाए जाते हैं कि भारत की सरकार आपके बिल्कुल खिलाफ है, आपको बर्बाद कर रही है, मतलब उनको भड़काया जाता है। तो ISI की चालों को नाकाम करने के लिए, पाकिस्तान की चालों को नाकाम करने के लिए इंटरनेट सेवाओं का बंद किया जाना बहुत जरूरी था। और तो कभी भी खुलेगा, जब भी खुलेगा, अगर उन्हें प्रोपेगेंडा होगा तो फिर से करेंगे। ऐसा है कि जो कुछ टाइम के बाद जब खुलेगा तब तक वहां के आम आदमी को ये समझ आ जाएगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। उसके अलावा जो कहीं पर 144 या कर्फ्यू लगा हुआ है, इस दौरान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो बैड एलिमेंट्स हैं या पाकिस्तान के एजेंट हैं उनको अपने कब्जे में कर लेंगे। जो वहां पर ट्रिबल क्रिएट करते थे उन पर कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद यदि धारा 144 हटाई जाती है या कर्फ्यू हटाया जाता है तो फिर कोई आदमी खतरा नहीं है, ना कोई इस तरह का एजिटेशन होने का खतरा होगा। मेरा सवाल आपसे ये है जो मैंने आपसे पूछा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं? देखिए, आगे चैलेंजेस ये होंगे कि
मैं एज ए आर्मी ऑफिसर मैंने देखा है जी कि ये पाकिस्तान के जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये फिर भी कोशिश करेंगे कश्मीर में घुसने के लिए, मगर यदि हम इनके इंटरनल सोर्स, हमारे जो इनके बेसिस हैं कश्मीर में, इनको हम इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो अंदर आकर के हरकत करें। मगर सबसे बड़ी चैलेंज यही होगी कि हमें पाकिस्तान की जो इन्फिल्ट्रेशन है उसे रोकना, और जो हमारे विद इन कश्मीर जो एजेंट्स उनके पल रहे हैं उनकी हरकतों पर लगाम लगाना जी। तो ये यदि इन दो कामों कर देंगे तो कश्मीर की आम जनता कोई ट्रबल में बिलीव नहीं करती, सबकी सब शांति चाहती है और सब ठीक हो जाएगा। जी अशोक जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह का चैलेंज है फिलहाल जिस तरह के कश्मीर में हालात हैं उसको लेकर, क्योंकि उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं, इमरान खान से लेकर शाह महमूद कुरैशी से लेकर वहां जो और तमाम लोग हैं जो रसूख वाले हैं जिनकी बातों को माना जाता है खुद पाकिस्तान में, वो तमाम लोग लगातार हम ये देख रहे हैं कि जहरीली बातें लगातार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में जब अभी जम्मू कश्मीर सेंसिटिव है तो कश्मीर पाकिस्तान कोई चैलेंज है? नहीं, देखिए आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर पाकिस्तान के हालात को देखें तो पाकिस्तान इस स्थिति में ही नहीं है कि वो भारत के सामने कुछ दिन भी खड़ा हो सके। आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, एकदम दिवालिया होने के कगार पर है, और उसकी सरकार के पास, उनके प्रधानमंत्री जैसा कि बार बार आग्रह कर रहे हैं, उनके पास सरकार को चलाने तक के पैसे नहीं है। युद्ध लड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आज किसी भी स्थिति में युद्ध लड़ने की स्थिति में है या भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने की स्थिति में है। जो सैंक्शन उन्होंने लगाए हैं वो उल्टा उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अब उनको अपनी लाज बचाने के लिए उनको कैसे हटाना है इस पर उनको विचार करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान खुद में अंदर ही इतना संघर्ष कर रहा है कि वो भारत के साथ किसी प्रकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है अभी जो है पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि इस बात में संघर्ष कर रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को किस तरह से जो है वो अपने साथ रख सके। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो विद्रोह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना के खिलाफ जो है वहां पर लोग लगातार मुखर होते जा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में जो भारत, जो हमारा कश्मीर है, जो भारत के का जो हिस्सा है, उस पर तो कोई बात होने के कोई कारण ही नहीं है। अगर पाकिस्तान को किसी तरह से कोई कुछ करना भी है तो वो केवल और केवल अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हिस्सा है उसका, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, उसी पर मुझे लगता है कि उसको संघर्ष करना पड़ेगा और उसके साथ ही उनको लगना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितनी भी गतिविधियां होती थी, चाहे वो दहशतगर्द थे, जिनको आतंकवादी थे जो करते थे, कहीं ना कहीं जो पत्थरबाज भी थे, जो सब थे, वो कहीं ना कहीं उनको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। अब क्योंकि वो राजनीतिक संरक्षण जो है वो अब खत्म हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कश्मीर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे पाएंगे। वो स्थिति में अब रहे नहीं है। तो जैसे जैसे कर्फ्यू में ढील आएगी, जैसा आप अंदेशा बता रहे थे, तो अब आने वाले टाइम में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा और जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। और आम कश्मीरी जो है इससे इसको धीरे धीरे समझ भी रहा है कि उसका भला किस में है, बुरा किस में है, और आने वाले टाइम में वो पूरी तरह से देश की मुख्य धारा के साथ क्या शिवदान जी, आपको लगता है कि टेररिज्म पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया जाएगा? क्योंकि जो लोग अभी भी वहां पर रहकर आजादी की बात करते हैं, अभी भी वो लोग हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी पाकिस्तान की बात करते हैं, हिमायत करते हैं उसकी, और सबसे बड़ा तबका वो है जो हिंदुस्तान के साथ है, वो किससे भी छुपा नहीं है। मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या आपको लगता है कि जब जिंदगी वहां पर नॉर्मल हो जाएगी, जो धीरे धीरे हो रही है, तो क्या ये बड़े चैलेंजेस नहीं है? क्या वाकई में लगता है कि सिर्फ ये कर देने से टेररिज्म पर पूरी तरह से, मिलिटेंसी पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया जाएगा? देखिए, धारा 370 हटने से अब देश के जो पूरे कानून है वहां लागू होंगे। अब तक वहां पर देश की जो आईपीसी है ये लागू नहीं थी। वो रणवीर सिंह पुरा एक एक्ट है, वहां पर वो लागू होता था, जिसके कारण इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अभी यदि कानून की नजर से इन टेररिज्म को फैलाने वाले देशद्रोहियों के ऊपर देशद्रोह के अपराधों में मुकदमे चलाए जाएं तो ये सब के सब कंट्रोल हो सकते हैं। देखिए, आतंकवाद फैलाने के लिए कुछ कारण होते हैं। सबसे पहले इनको बेसिस चाहिए आतंकवाद के लिए, उसके लिए कुछ थ्योरी चाहिए,
और उसको सपोर्ट करने वाले लोग एलिमेंट्स चाहिए। तो जब हम एक तो सबसे पहले उनके बेसिस को खत्म कर देंगे, बेसिस को खत्म करने के बाद वो सपोर्टर्स जो इस आतंकवाद को फलते फूलते करने में मदद करते थे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके सख्त तरीके से उनके साथ कानून के फास्ट ट्रैक कोर्टों में मुकदमे चला करके उन्हें सजाएं दिलवा करके कश्मीर से बाहर भेजा जाए। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है उसको पूरी तरह से कश्मीर में बैन किया जाए, जिससे ये कट्टरपन की जो इस्लामिक कट्टरपन की जो नाम लेकर बहावी इस्लाम का नाम लेकर के जो कश्मीर के युवाओं को बहकाया जाता है वो बंद हो जाएगा। इस प्रकार आतंकवाद पर लगाम लग जाएगी। जी जाहिर सी बात है, लेकिन अशोक जी अभी तो सिर्फ स्कूल्स खुले हैं, लोगों को इंतजार है कि जब यूनिवर्सिटीज जो है वहां पर वो खुलेंगी, जो बड़े तालीमी इदारे हैं वहां पर वो खुलें, ताकि लोग जो हैं, जो यंग तबका है वो कम से कम बाहर निकले और वो देखे अपनी आंखों से तमाम चीजों को और उसे लगे कि उसके लिए जो सब कुछ किया गया है वो उसकी भलाई के लिए है, उसकी बेहतरी के लिए है। नहीं, देखिए, मैंने जैसा कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि पहले वहां पर इस तरह का कानून ही नहीं था कि दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हो। अब इंडियन पैनल कोड के तहत जो है वो सब कानून जो देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादियों के ऊपर लागू है वहां भी लागू हो जाएंगे। तो एक जो फ्रीडम थी, छूट थी, एक तो वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा जो राजनीतिक संरक्षण मिलता था, क्योंकि आतंकवाद को पोषित करने वाला, राजनीतिक संरक्षण देने वाला व्यक्ति भी आतंकवादियों की श्रेणी में आएगा, तो उनको भी एक डर पैदा होगा, वो भी किसी तरह का संरक्षण नहीं दे पाएंगे उनको। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद जिस तरह से अब वहां पर परिस्थितियां हैं, अब आने वाले टाइम में जो है वो कोई इस तरह का गतिविधियों को चालू रख पाएगा जी। और दूसरा क्या है कि क्योंकि वहां पर शासन जो है वो भी अब वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल होगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होगी। तो जो सरकार के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स थे जो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दे देते थे, उसको छुपाने का काम करते थे, वो भी अब ये सब काम नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे छूट मिलेगी, किसी प्रकार की मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आती है। और अशोक जी, लेकिन ये बात जरूर है कि इतने सालों से उन्हें कश्मीरियों को वहां पर इसी तरह से रहने की आदत है। आप ये बताइए कि हुकूमत किस तरह से यकीनी बनाएगी कि उनका यकीन जीता जाए, जिस यकीन के साथ वहां से इन आर्टिकल्स को हटाया गया है और एक तरह से पूरे तरीके से हिंदुस्तान में कश्मीर को शामिल किया गया है। नहीं, देखिए, मैं सबसे अच्छा तरीका होता है किसी व्यक्ति को समझाने का, वो व्यवहारिक जब चीज़ों को देखता है तभी वो ज़्यादा समझता है। अभी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं कहीं ना कहीं देश के मुख्य धारा से अलग होने की वजह से वहाँ पर जो देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही है, जिस तरह विकास चल रहा है, विकास की गति हो रही है, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं हम, हर क्षेत्र में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उस बात से वाकिफ नहीं है बहुत। अब जिस तरह से खुलेगा वहाँ आना जाना, लोगों का आना जाना बनेगा और देश के अन्य बड़े बड़े जो कंपनियां भी वहाँ जाएंगी और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू होगा, तो धीरे धीरे लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा। ये सब चीज़ें, गतिविधियाँ जैसे जैसे चलेंगी तो कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास जो है, जो कहीं ना कहीं विश्वास टूट गया है पिछले 60-70 साल में 370 की वजह से, ये जो वहाँ पर जैसा कि 3-4 परिवारों की बात आपने करी, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था। यही लोग वहां पर दहशतगर्दी फैलाते थे, उसी अहिंसा के नाम पर और अशांति के नाम पर केंद्र सरकार से पैसा लेते थे। उस पैसे को कहीं ना कहीं वो लोगों के ऊपर खर्च करने की बजाय उसको जो है वो गबन कर जाते थे। उसी पैसे से फिर देश के अंदर जो है फिर वो राजनीति करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज गुलाम नबी आजाद हों या कांग्रेस के कुछ नेता हों, उनको तकलीफ यही है कि मुझे लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल फंडिंग का एक उनको माध्यम था और उनको जो यहाँ से पैसा जाता था उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास आता होगा। तो उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से एक सोर्स ऑफ जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो भी जा रहा है। तो ये तकलीफ मुझे गुलाम नबी आजाद की समझ में आ रही है। तो लेकिन क्योंकि वो पैसा जब लोगों के ऊपर खर्च होना शुरू होगा तो वहां पर जो है डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो पैसा वहां जा रहा था वो वास्तव में एक आम कश्मीरी तक पहुंच नहीं रहा था। वो कहीं ना कहीं 4-5 परिवारों के बीच में ही बढ़ जा रहा था और आम व्यक्ति जो है वहां के विकास से महरूम था।
जी। तो अब वो धीरे धीरे जैसे नीचे जाएगा तो निश्चित तौर पर आम आदमी उससे खुश होगा, खुशहाली बढ़ेगी, वहां पर डेवलपमेंट आएगा। तो वो क्यों नहीं चाहेगा? इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसका डेवलपमेंट हो, उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान माया सिंह भी जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर। उनसे हम बात करेंगे।